नमस्कार, मैं पंकज कुमार। अभी देश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में लाजमी है कि जब चुनाव की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निश्चित रूप से याद आ जाती है और चुनाव सुधार में सर्वोच्च न्यायालय की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी कहानी 1975 से शुरू होती है, जब 1975 में इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव जीतने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था और उसके बाद 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने लागू कर दिया कि प्रधानमंत्री के चुनाव और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय स्क्रूटनी नहीं कर सकती। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को वैध माना, लेकिन साथ ही 39वें संविधान संशोधन को वो आंशिक रूप से बदल दिया। 1975 का घटना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 2013 में नोटा का प्रयोग जो है वो कोर्ट ने कहा कि मतदाता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुने, इसका अधिकार उससे मिलना चाहिए। और नोटा के तहत ये होगा कि जब राजनीतिक पार्टियां दोनों उम्मीदवार या किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को स्वीकार करना नहीं चाहे तो जनता के पास विकल्प होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जनता के पास भी विकल्प होगा और राजनीतिक दल बेहतर उम्मीदवार देने के लिए विवश होगी। और नोटा पे विस्तृत मेरा एक अलग वीडियो है जो आप देख सकते हैं। और अभी हाल ही में जो 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में, उसमें 47 सीट ऐसा था जिसमें जीते और हारे गए उम्मीदवारों के कुल वोट के अंतर से ज़्यादा वोट नोटा को मिला था। तो जाहिर सी बात है, नोटा का इम्पोर्टेंस जो है चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। इसी तरह 2013 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को कहा कि आप अतिशीघ्र जो है वो भी वीवीपैट लागू कीजिए, इससे जनता का ईवीएम पे विश्वास बढ़ेगा। शुरुआती दौर में चुनाव आयोग ने इसे लागू करने में असमर्थता जाहिर की, लेकिन बाद में इसे लागू किया गया। आप 2020 में ही देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में खड़ा होने वाले हर एक उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड को नामांकन के 48 घंटे के अंदर पूरा उसका डिटेल प्रकाशित किया जाए, ताकि आप ये बता सकें कि किन परिस्थितियों में जो बेहतर उम्मीदवार है उसके बदले इनको टिकट दिया गया। हालांकि अभी भी राजनीतिक का आपराधिकरण तो रुका नहीं है, लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ कि हम आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार की भूमिका हम जान जाते हैं, वो कितने हैं या किस तरह के हैं। एडीआर का रिपोर्ट भी इसी आधार पर आता है कि नामांकन में उनको ये देना होता है। हालांकि राजनीतिक अपराधीकरण पे मेरा एक अलग से वीडियो है, विस्तृत वीडियो है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से हम अब जान पाते हैं कि किस तरह से आपराधिक पृष्ठभूमि के कितने उम्मीदवार खड़े हैं और किन परिस्थितियों में टिकट दिया गया है इनको। तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह से 2023 में जब चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सवाल आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। हालांकि बाद में सरकार ने इस फैसले को बदलते हुए उस कमेटी में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को तो रखा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जगह पे उन्होंने कैबिनेट के एक मंत्री को रखा उस कमेटी में। और अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था उसको जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया और कहा कि ये संविधान जो कानून है उसका उल्लंघन है, और उसको निरस्त किया। और उसके माध्यम से जो एक बड़ा खुलासा हुआ है किस तरह से चंदा दिया जा रहा था राजनीतिक दल को, तो ये चुनाव
चुनाव आयोग भी SBI से इसका डेटा लिया, तो ये मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही ये हो पाया है कि किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त किया गया। हालांकि सरकार की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं वो कह रही हैं कि यदि बीजेपी सरकार में आती है तो उसको वो फिर से लाएगी इस बॉन्ड को। तो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका चुनाव सुधार में बेहद महत्वपूर्ण रही है, लेकिन लोकतंत्र में हर कदम पे जनता को सावधान रहने की जरूरत होती है। वही सर्वोच्च न्यायालय जो इतना बेहतर चुनाव सुधार की दिशा में काम की है, तो जनता को आँख कान खोल के रखना होता है कि क्या अब न्यायपालिका की भूमिका उसी स्तर की रह पाई है। क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे के चुनाव में खड़ा हो रहे हैं या न्यायाधीशों की राज्यसभा में नियुक्ति हो रही है, तो हर पल जनता को सावधान रहना होता है। यदि लोकतंत्र में चुनाव को आप पर्व कहते हैं तो पर्व की गरिमा होती है, जिसमें सामान्य आदमी भी एक सात्विक जीवन का निर्वहन करते हैं। तो क्या चुनाव जो है वो पर्व के रूप में हो रहा है? क्या चुनाव उन्हीं मुद्दों पे हो रहा है जिस मुद्दों पे वादा करके 5 साल काम किया जाता है? आप एक एक करके देखिए तो ये चुनाव जो है वो मुद्दा से हट गया है। लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार 5 साल काम करे और 5 साल काम करने के बाद उन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना सुनिश्चित कराए जिन मुद्दों को लेके काम किया गया था। आप शुरुआती दौर से देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल आम कितना खा रहे हैं, मिठाई कितना खा रहे हैं, ये बात कोर्ट में बता रही है। जबकि पूरा का पूरा फोकस ये होना चाहिए कि शराब घोटाले में उनकी क्या भूमिका है। अभी जो लोकसभा का चुनाव है वो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे जनता जो है वो 5 साल जिनको लेके संघर्ष करती है या जिनको आस लगाती है, उन मुद्दों को लेके होना चाहिए। तो और ये क्या, यदि ये लोकतंत्र का पर्व है तो उन मुद्दों को लेके हट गई है या उन मुद्दों पे हो रही है, और उन मुद्दों पे चुनाव कराना बेहद ज़रूरी है, सत्ता के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, मीडिया के लिए, लोकतंत्र के लिए। यदि मुद्दे से हट के चुनाव होगी तो सियासत जीत जाएगी, आप जनता हार जाएंगे। तो चुनाव लोकतंत्र की सीढ़ी है, पर्व है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चुनाव आयोग की भूमिका है, मीडिया की भूमिका है, आप जनता की भूमिका है। लेकिन इसको परत दर परत सावधान होकर एक एम्पायर के रूप में देखने की ज़रूरत होती है कि जिन सरोकारों को लेकर चुनाव होना चाहिए उन्हीं सरोकारों के लेकर हो रहा है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की वही भूमिका है कि नहीं, चुनाव आयोग की वही भूमिका है कि नहीं, प्रेस किस तरह काम कर रही है, प्रेस की क्या भूमिका है। तब जाके जो है जब चुनाव होगा तो आप सफल और सुखद और स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।